Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of construction equipment and automation. So in the previous unit, we have discussed about the automation in industries, in construction industries. तो ऑटोमेशन कैनाल में कैसे होता है, हाईवेज में कैसे होता है, ये सारा हमने लास्ट टाइम देखा था. ओके, तो आज का यूनिट आपका है यूनिट नंबर 4, रोबोटिक्स इंट्रोडक्शन. तो शैल वी बिगिन विथ रोबोटिक्स. रोबोटिक्स जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में कैसे मतलब इम्प्लांट हुए, कैसे उसका अभी यूज़ हो रहा है या तो फिर इन फ्यूचर यूज़ होने वाला है. देखो, हमारे इंडिया जैसे कंट्री में अभी रोबोटिक्स का यूज़ कंस्ट्रक्शन में बहुत ही कम हो रहा है, या तो हो रहा है तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में हो रहा है. नीचे के जो मतलब टेल एंडर्स जो है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या बिल्डर्स हैं, तो उसमें जो है वो यूज़ हम नहीं कर पाते हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में रोबोटिक्स का. तो उसी के रिगार्डिंग आज हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो है वो अपकमिंग है या तो हमारे लिए इन फ्यूचर में वो आने वाली है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक का, जो कि है रोबोटिक्स इंट्रोडक्शन. तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में रोबोटिक्स कैसे कैसे यूज़ हो सकते हैं और उसके बेनिफिट और डिसबेनिफिट्स क्या है. तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन कि रोबोटिक्स है क्या. Automation involves a mechanical device that can imitate the actions of people or animals. तो ऑटोमेशंस क्या करता है कि जो मतलब ऐसी मैकेनिकल डिवाइसेस बनाता है कि जो पीपल और यानी कि पब्लिक यानी कि ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स की जो एक्शंस है उसे कॉपी कर सके, उसे इमिटेट कर सके. रोबोटिक्स इन्वॉल्व्स द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ रोबोट. रोबोटिक्स में क्या होता है कि हम डिज़ाइन करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं और रोबोट का ऑपरेट करते हैं, उसे ऑपरेशनल बनाते हैं. तो ये एक चीज़ हम रोबोटिक्स में करते हैं. ओके, रोबोट इज़ अ मशीन दैट परफॉर्म्स कॉम्प्लिकेटेड टास्क एंड इज़ गाइडेड बाय ऑटोमेटिक कंट्रोल्स. तो रोबोटिक एक ऐसी मशीन है कि जो कॉम्प्लिकेटेड जो टास्क होते हैं, वर्क्स होते हैं, उसे परफॉर्म करते हैं और उसे हम गाइडेड करते हैं बाय ऑटोमेटिक कंट्रोल्स. ओके, तो आपको रोबोट के बारे में सब कुछ पता ही है कि पहले जो रोबोट्स थे वो अभी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं. कई बार हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं इंडिया में भी जो कि फुल्ली रोबोट से ऑपरेशनल है. ये एक या दो हो गए, बहुत कम हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ जो मतलब रोबोटिक्स की टेक्नोलॉजी है वो उतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई है कंपेयर टू जापान, चाइना एक्सेट्रा कंट्रीज. ओके, तो मतलब जो ये बहुत ही टेक्नोलॉजी में जो कंट्रीज आगे है उसमें रोबोटिक्स का यूज़ मैक्सिमम होता जा रहा है. लेकिन हमारी कंट्री में अभी इतना मतलब ये रोबोटिक्स जो इंडस्ट्रीज़ है वो आगे नहीं बढ़ पाया है, इसीलिए हम बहुत ही कम जगहों पर रोबोटिक्स का यूज़ कर रहे हैं. ओके, तो रोबोट जो है वो एक ऑटोमेशन से ऑपरेट की गई हुई मैकेनिकल डिवाइस है. उसका डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन जो है वो रोबोटिक्स पे देखा जाता है. और रोबोट एक मशीन है कि जो कॉम्प्लिकेटेड टास्क है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल गाइडेड से काम करता है. ओके, यानी दे हैव टू कंप्लीट द टास्क ऑफ कॉम्प्लिकेटेड टाइप. ओके, बाय ऑटोमेटिक कंट्रोल्स. रोबोट जनरेशंस. अब देखते हैं कि रोबोट में कौन कौन सी जनरेशन है. देखो, जैसे विंडोज़ में जनरेशन है, कंप्यूटर में पूरे जनरेशन है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन के, थर्ड जनरेशन के, वैसे ही रोबोटिक्स पे भी जनरेशन आपको दिया हुआ है. तो फर्स्ट जनरेशन के जो रोबोट थे, फर्स्ट जनरेशन रोबोट्स वर डिज़ाइन टू परफॉर्म फैक्ट्री वर्क्स. ओके, जो मतलब सबसे फर्स्टली जो रोबोट्स यूज़ हो रहे थे वो डेजिग्नेटली किसके लिए डिज़ाइन किए गए थे? ओनली फैक्ट्रीज वर्क के लिए, इंडस्ट्रियल वर्क के लिए उसे हमने मतलब जनरेट किया था. सच रोबोट्स परफॉर्म सिंपल टास्क दैट वर डेंजरस और अनप्लीजेंट फॉर पीपल. यानी कंपनी या तो कोई भी फैक्ट्री में कई काम ऐसे होते हैं कि जो पीपल्स के लिए यानी कि ह्यूमन बीइंग के लिए डेंजरस हो सकते हैं या तो अनप्लीजेंट हो सकते हैं. ओके, तो ऐसे टास्क को करने के लिए, तो ये टास्क कैसा टास्क हुआ? कॉम्प्लिकेटेड टाइप का टास्क हुआ. तो कॉम्प्लिकेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमने रोबोट जो है वो फर्स्ट जनरेशन का बनाया इंडस्ट्री के लिए. रोबोट्स वर यूज टू वेल्ड, स्प्रे पेंट, मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स, हैंडल हॉट मटेरियल्स एक्सेट्रा. देखो, अब जो वेल्ड होता है इंडस्ट्रीज़ में, जो वेल्ड होता है वो वेल्ड बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी का होता है और बहुत ही बड़ा होता है. तो उसे मतलब बहुत सारे ऑपरेटर से ऑपरेट करना वेल्ड को, उससे बेटर है कि उसमें एक रोबोट लगा दिया जाए और वो रोबोट पूरा वेल्ड एक ही साथ में एक ही बार में कर देता है.
स्प्रे पेंट, देखो पेंट के लिए सबसे ज़्यादा रोबोट यूज़ हो रहा है, क्योंकि मैन्युअली जब हम पेंट करते हैं तो मतलब वो डिपेंड करता है अपनी कैपेसिटी पे कि हम कितना मतलब एक्यूरेटली कर पाते हैं। लेकिन अगर हम वही कोडिंग जो है वो रोबोट्स में डाल दें, वो रोबोट्स के चिप्स में डाल दें, तो वो यूनिफॉर्मली पेंट कर सकता है। तो जो अभी भी मतलब अभी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जो गाड़ियाँ पेंट हो रही है, वो सारी जो पेंट हो रही है वो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी से ही हो रही है। ओके, आपने देखा होगा कई बार कंपनी का मैन्युफैक्चर का जो वीडियो अगर देखा हो आपने, तो कि उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मतलब रोबोटिक्स यूज़ करते हैं। मैन्युअली पेंटेड गाड़ियाँ बहुत होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि मैन्युअली पेंटेड से क्या होता है कि वो डिफेक्टिव रह जाती है, और मशीन में ऐसा नहीं होता, रोबोटिक्स में ऐसा नहीं होता। इसीलिए हम स्प्रे पेंट के लिए ज़्यादातर रोबोटिक्स का यूज़ करते हैं, ताकि हमें इवनली सरफेस मिले। मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स, अगर हैवी ऑब्जेक्ट्स है जैसे बिल्डिंग मटेरियल में अगर हम देखें तो मतलब जो प्रीकास्ट ब्रिजेस होते हैं, यानी प्रीकास्ट कोई भी मेंबर होता है, तो वो मेंबर क्या है, बहुत हैवी होता है। तो उसे मूव करने के लिए भी हमें रोबोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, कि रोबोटिक्स जो है, क्योंकि देखो लेबर जो है वो उठा सकता है या क्रेन से हम उठा सकते हैं, लेकिन उसका मतलब जो डायरेक्शन जो है वो मैन्युअली ऑपरेट होता है। तो वो उसमें मतलब कहीं भी देखो, कोई भी चीज़ अगर मैन्युअली होती है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट रहने का चांसेस रहता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आदमी की मेंटल कैपेसिटी पे, कि वो कितना फिट है वो टास्क करने के लिए। अगर आपका ध्यान हटा तो उस साइड मतलब जो है वो आपका प्रीकास्ट जो है मेंबर, वो गलत जगह पे फिक्स हो सकता है, या तो गलत जगह पे ट्रांसफ़र भी हो सकता है। ओके, तो ऐसे जिसपे कंटिन्यूसली आपका शार्प माइंड की ज़रूरत पड़ती हो, आपकी मेंटल मतलब अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ती हो, तो ऐसी जगहों पे बेटर है कि इंसान से काम लेना, उससे अच्छा है कि रोबोट से काम लेना। ओके, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के हमने रोबोट जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में इम्प्लांट किए। उसके बाद है हैंडल हॉट मटेरियल्स। अब देखो, आप सभी को पता है कि अगर हॉट मटेरियल को हैंडल करना है तो वो मतलब हमारा ह्यूमन बींग का काम नहीं है, तो उसे भी हम रोबोट से करवाते हैं। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन के जो रोबोट्स हैं वो ओनली फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल वर्क के लिए ही सुटेबल थे। ऐसे रोबोट्स जो है वो मतलब सिंपल टास्क करते थे, कि जो पीपल के लिए डेंजरस हो और अनप्लेजेंट हो, यानी कि पब्लिक को ये काम करना ना मतलब ना अच्छा लगे, या तो उनके लिए हेल्थ के लिए, या तो दूसरी कोई मेथड से वो मतलब डेंजरस हो, ऐसे काम करते हैं रोबोट्स फर्स्ट जनरेशन की। रोबोट्स वर यूज टू वेल्ड, स्प्रे पेंट, मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स, हैंडल हॉट मटेरियल एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फर्स्ट जनरेशन के रोबोट्स करते थे। उसके बाद है सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन रोबोट्स परफॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स टास्क एंड सिमुलेट मैनी ह्यूमन फंक्शंस। अब देखो, सेकेंड जनरेशन के जो ह्यूमंस थे, मतलब जो रोबोट्स थे, वो ह्यूमंस के काम जो है उसे मतलब सिमुलेट करते थे, यानी कि उसमें मल्टीटास्किंग जो फंक्शन था वो अवेलेबल था। सच रोबोट्स मूव, सेंस सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट। देखो, ये जो रोबोट्स है उनके अंदर मतलब कैसी कैसी मतलब जो है वो कमांडिंग्स थे। तो वो मूव कर सकते थे, वो सराउंडिंग को सेंस कर सकते थे कि उनके सराउंडिंग में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट। और अगर उनका एनवायरनमेंट जो अगर चेंज हो रहा है तो उसे भी रिस्पॉन्ड कर सकते थे। ओके, देखो आप फर्स्ट सेकंड जनरेशन के बीच का डिफरेंस देखो, कि फर्स्ट जनरेशन में जो रोबोट्स थे वो मूव नहीं कर पाते थे, वो सेंस नहीं कर पाते थे, वो एक ही जगह पे फिक्स रह के एक ही टास्क जो है वो मतलब रिपीटेडली परफॉर्म कर पाते थे। तो ऐसे जो रोबोट्स हैं उसे हम फर्स्ट जनरेशन के रोबोट बोलते हैं। लेकिन सेकंड जनरेशन के रोबोट्स जो हैं वो मतलब मूव भी कर सकते हैं, सेंस भी कर सकते हैं सराउंडिंग्स को, एंड उनके जो चेंजेस हैं उसे रिस्पॉन्ड भी, एनवायरनमेंट के चेंजेस को रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। तो ये आपके सेकंड जनरेशन के रोबोट्स हैं। आप देख सकते हो कि वहाँ मूव करने के लिए ऐसे यहाँ पे क्राउलर व्हील्स दिए हुए हैं, उनके हैंड्स है और उसके लेग्स है, ऐसा मतलब डिज़ाइन किया गया है, तो वो मूव भी कर सकते हैं, सेंस भी कर सकते हैं, यानी सारी चीज़ें वो एक साथ कर सकते हैं। तो ये आपके सेकेंड जनरेशन के रोबोट्स हैं। उसके बाद जो टुडेज़ रोबोट है, यानी कि हमारे मतलब प्रेजेंट के रोबोट्स, वो क्या कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल रोबोट्स परफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स। ओके, जैसे कि वेल्डिंग है, पेंटिंग है, असेंबली है। तो ये जो अब रोबोट्स हैं वो फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन का मिक्सचर है। ओके, वो एक जगह पे फिक्स होकर भी काम कर सकते हैं, या तो मतलब हट के भी काम कर सकते हैं, या तो मल्टीटास्किंग का जो उनका पावर है वो भी होता है।
तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आज का रोबोट्स जो है वो बनता है। यानी कि जो प्रेजेंट अभी सिनारियो है रोबोटिक्स इंडस्ट्रीज़ का वो ये है कि इंडस्ट्रियल रोबोट्स परफॉर्म मैनी फैक्ट्री जॉब्स लाइक वेल्डिंग, पेंटिंग एंड असेंबली। यानी एक ही रोबोट ये सारे काम एक साथ कर सकता है। देखो फर्स्ट जनरेशन में कैसा था, वो मूव नहीं कर सकते थे, सेंस नहीं कर सकते थे, एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते थे, वो एक ही जगह फिक्स होकर एक ही वर्क कर सकते थे। सेकंड जनरेशन में उसमें कुछ सुधार आया, उसमें ऐसा आया कि सुधार की वो सेंस कर सकेगी अगर एनवायरनमेंट को मूव कर सकेगी, मतलब एनवायरनमेंट को, और एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड भी दे सकेगी, और उसके साथ साथ वो टास्क भी परफॉर्म करते थे। और थर्ड जनरेशन यानी कि आज के हम रोबोट की बात करें, पूरे सिनारियो की बात करें, तो आज के सिनारियो में ऐसा है कि एक ही जो रोबोट है वो आपका फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन का कॉम्बिनेशन है। और असेंबली वर्क यानी कि बहुत सारा वर्क एक साथ करना हो या मल्टीटास्किंग करना हो, वो भी एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे जो पूरी रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी है उसमें सुधार आता गया है बाय टाइम पासिंग। जैसे जैसे टाइम पास होता गया उसमें सुधार आता गया। ओके, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इन कंस्ट्रक्शन। देखो कंस्ट्रक्शन में रोबोटिक्स की क्या मतलब रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इन मेशनरी प्री फैब्रिकेशन। देखो रोबोटिक्स जो है वो मेशनरी प्री फैब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है। प्री फैब्रिकेटेड ब्रिक वर्क एलिमेंट्स आर ऑफन नॉट अप्लाई ऑन स्मॉलर कंस्ट्रक्शन साइट ड्यू टू लेकिंग करंट कैपेसिटी। देखो बहुत ही जब छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं तब हम जो है वो ऐसे प्री फैब्रिकेटेड जो ब्रिक वर्क है उसे हम वहाँ पे नहीं इम्प्लांट कर सकते, क्योंकि जो क्रेन की हाइट है, क्रेन की कैपेसिटी है, वो वहाँ पे कम पड़ जाती है। यानी कि अगर आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो तभी आप ये क्रेन का यूज़ करके ब्रिक वर्क जो है वो रोबोट से कर सकते हो। ब्रिक वर्क विदाउट डिसलोकेटिंग एड्स विल नो लॉन्गर बी एक्सेप्टेबल इन द नियर फ्यूचर एंड देयरफॉर रिड्यूस टू एक्सेप्शंस इन मॉडर्नाइजेशन, रिनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन। ओके, तो जो ब्रिक वर्क है उसका विदाउट डिसलोकेटिंग एड्स विल नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल इन द नियर फ्यूचर। यानी कि ब्रिक वर्क को अगर हम डिसलोकेट नहीं करते हैं तो उसे हम इन फ्यूचर में हम मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इन फ्यूचर देयर फॉर रिड्यूस टू एक्सेप्शन इन द मॉडर्नाइजेशन, रिनोवेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें मतलब जो है वो ऑटोमेशन रोबोट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, उसके बाद है ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड प्रीकास्ट कंक्रीट इंडस्ट्री। कोई भी मतलब प्रीकास्ट कंक्रीट इंडस्ट्रीज़ है तो वहाँ पे अगर कंक्रीट के लिए भी हम ऑटोमेशन यूज़ करना चाहे तो वो वहाँ भी कर सकते हैं। देखो ब्रिक वर्क में तो कर सकते हैं, कंक्रीट में भी कर सकते हैं। द डिग्री ऑफ ऑटोमेशन इज़ वेरी हाई, ऑलमोस्ट अप टू 100%। तो यहाँ पे जो ऑटोमेशन जो कि मतलब परसेंटेज है उसका डिग्री जिसे हम बोलते हैं, तो वो 100% तक मतलब पहुँच जाती है। उसका रीज़न क्या है कि कंक्रीट जो है वो मतलब लास्ट सरफेस में यानी कि लास्ट फेज में यूज़ होता है। तो एक बार अगर आपका ब्रिक वर्क भी रोबोट से हुआ है और अगर आपका कंक्रीटिंग भी मतलब उससे हुआ है तो आपकी जो ऑटोमेशन की एफिशिएंसी है वो 100% बढ़ जाती है। ओके, और न्यू डेवलपमेंट सच हैज़ बीन अंडर वे फॉर सम ईयर्स which in individual cases has already led to computer aided manufacturing CAM and in some approaches to computer integrated manufacturing CIM of prefabricated concrete parts of ceiling walls and roofs। तो यहाँ पे मतलब जो है वो टेक्नोलॉजी का आपको नाम दिया है कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग यूज़ कर सकते हैं हम। उसके अलावा जो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग CIM है वो भी हम प्रीफेब्रिकेटेड कंक्रीट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे मतलब मेथड से जो कंक्रीट बनता है उसे हम सीलिंग्स के लिए, वॉल्स के लिए या तो रूफ्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इन स्टील कंपोनेंट प्रोडक्शन। अगर स्टील कंपोनेंट को किसी का प्रोडक्शन करना है तो वहाँ भी हम ऑटोमेशन के लिए रोबोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। दिस अप्लाइज टू ऑल फील्ड्स ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन। यानी स्टील के कंस्ट्रक्शन के सारे फील्ड्स को ये जो है मतलब रोबोट जो है वो मतलब कंपेटिबली उस पर काम कर सकता है। जैसे कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड हॉल कंस्ट्रक्शन, कंटेनर कंस्ट्रक्शन, कंपाउंड कंस्ट्रक्शन एंड स्टील मशीन एंड प्लांट कंस्ट्रक्शन। तो ये सारे जो कंस्ट्रक्शन आपको बताया वो सिर्फ स्टील कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है।
तो कोई भी मतलब स्टील के वर्क के लिए हम ऑटोमेशन रोबोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। टुडे द मटेरियल स्टील offers a variety of new possibilities in the comparison with the first steel enterprises। देखो पहले का जो स्टील है उसके मुकाबले अब स्टील में भी बहुत टाइप्स आ रहे हैं, स्टील की बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो रन हो रही है। तो उसका रीज़न ये है कि स्टील का यूज़ बढ़ता जा रहा है। ओके, तो स्टील स्ट्रक्चर्स जो है उसका यूज़ बढ़ता जा रहा है, तो इसके हिसाब से ये ऑटोमेशन या तो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। ओके, तो आपने देखा कि ब्रिक मशीनरी वर्क के लिए हम रोबोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्क्रीट करके भी हम मतलब 100% एफिशिएंसी ऑटोमेशन की रोबोटिक्स के थ्रू ला सकते हैं। और थर्ड सेक्टर जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन का, वो है स्टील स्ट्रक्चर्स का। तो स्टील स्ट्रक्चर्स में भी बहुत टाइप्स के मतलब रोबोट्स जो है वो डिफरेंट टास्क के लिए यूज़ होते आ रहे हैं। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ है कंस्ट्रक्शन की कि जहाँ पे आपको रोबोटिक्स की ज़रूरत पड़ सकती है। गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्शन रोबोट डेवलपमेंट। अब देखो रोबोट डेवलपमेंट का मतलब रोबोट को डेवलप करने के लिए कौन कौन से गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करनी चाहिए। एंड एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ लोड, कितने लोड मतलब वो रोबोट्स को उठाने हैं और उसके हिसाब से वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका फुल एनालिसिस पहले करना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। रोबोट्स आर प्राइमरली डेवलप्ड फॉर द सेक्टर्स इन विच पुअर लेबर कंडीशन प्रिवेल एंड इन विच रिडक्शन ऑफ द लोड इज़ पॉसिबल। देखो रोबोट्स कैसी जगह पे यूज़ होते हैं कि जहाँ हमें लेबर का यूज़ जो है वो मिनिमाइज़ करना हो, या तो ऐसे टास्क के लिए हम यूज़ करते हैं कि जहाँ पे उसके लिए लेबर मिलते नहीं है। ओके, और लेबर मिलते भी है तो भी मतलब ऐसे मतलब एफिशिएंट लेबर नहीं मिलते हैं, तो उस टाइम पे हमें ये रोबोट्स जो है वो याद आते हैं, यानी कि हम रोबोट्स से वो काम निकलवा सकते हैं। इट मस्ट बी पॉसिबल टू इंटीग्रेट द रोबोट सिस्टम इनटू लेबर प्रोसीजर्स। देखो तो रोबोट सिस्टम्स जो है उसे लेबर प्रोसीजर्स में मतलब इन्वॉल्व करना ही चाहिए, क्योंकि लेबर वर्क जो बचेगा आपका, तो वो आपका टाइम भी बचेगा, वो आपका कॉस्ट भी बचाएगा। तो ओवरऑल आपकी जो प्रोजेक्ट की जो एफिशिएंसी है, जो मतलब इकोनॉमी है, वो भी मतलब बेनिफिशियल आपको रहेगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए रोबोट डेवलपमेंट के टाइम। कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट्स फॉर एंड रोबोट ओरिएंटेड डिज़ाइन इन कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स जो है उसका मतलब कैसे होना चाहिए डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन रोबोट्स का, वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो क्लियर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। जो भी आप रोबोट बना रहे हो वो कौन सी प्रोडक्ट के लिए बना रहे हो उसका स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। डिज़ाइन फोकस्ड ऑन सिंप्लिसिटी। आपके जो रोबोट की जो डिज़ाइन है वो सिंपल होनी चाहिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। हैंडलिंग एंड असेंबली, हैंडलिंग और असेंबली जो वर्क्स हैं वो इजीली होना चाहिए रोबोट्स में। फैमिलीज ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट की पूरी एक फैमिली होनी चाहिए आपकी, यानी रोबोट्स में जो कंपोनेंट होते हैं उसकी फैमिली की बात कर रहे हैं ये। कंपोनेंट इंटरफेसेस यानी कि कंपोनेंट एक दूसरे से अंदर इंटरफेसेस में कैसे मतलब वर्क करते हैं, वो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इंट्रीगल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, यानी कि प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्स जो है उसका इंट्रीगल एक स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए, कौन सा टास्क पहले होगा कौन सा टास्क बाद में होगा, और जो क्रोनोलॉजी है वो मतलब टास्क की वो भी मतलब जो है वो सेम रहनी चाहिए ड्यूरिंग ऑटोमेशन विथ रोबोटिक्स। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट्स है जिससे जो हमें रोबोट, अगर रोबोट ओरिएंटेड हम डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें माइंड में लेनी चाहिए। ओके, अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इन कंस्ट्रक्शन। रोबोटिक्स के क्या मतलब एडवांटेजेस है वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये तो आप सभी को पता है कि प्रोडक्टिविटी जो है वो रोबोट से बढ़ती है। मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ मटेरियल, मटेरियल का यूज़ अच्छे से होता है। बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, इम्प्रूव सेफ्टी, प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ती है, सेफ्टी बढ़ती है। शॉर्टर वर्क वीक्स फॉर लेबर, यानी लेबर्स के लिए जो वर्क वीक्स होता है, यानी कि एक वीक में कितना काम होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। रिड्यूस फैक्ट्री लीड टाइम, जो फैक्ट्री का मतलब जो टाइम होता है कोई टास्क कंप्लीट करने में, वो मतलब जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ऑटोमेटेड सिस्टम टिपिकली परफॉर्म द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस विथ लेस वेरिएबिलिटी दैन ह्यूमन वर्कर्स। देखो ऑटोमेशन से क्या होता है रोबोटिक्स से, मैंने जैसे पहले कहा कि मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है उसमें वेरिएबिलिटी बहुत कम आ जाती है, यानी कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो थ्रू आउट होल प्रोजेक्ट सेम रहती है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि अगर आप ब्रिक वर्क के लिए रोबोट यूज़ कर रहे हैं तो आपके पूरे प्रोजेक्ट में जो ब्रिक वर्क होगा वो सेम तरीके से होगा।
कहीं पे भी कोई भी डिफेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसे सुपरवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस खाली एक बार आपको वो प्रोग्रामिंग उसमें बिठाना है और फिर वो रोबोट को आपको काम पे लगाना है। तो आपको मतलब देखो, इंसान से भूल हो सकती है, लेकिन इंसान से बनाए हुए मशीनों से भूल नहीं हो सकती है। ओके, या तो नेग्लिजिबल भूल हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रख के रोबोटिक्स जो है उसका यूज़ अभी बढ़ता जा रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में। हालांकि हमारे जैसे कंट्री में अभी रोबोटिक्स आए नहीं हैं प्लास्टरिंग के लिए और उसके लिए, लेकिन तो भी बहुत सारी जगहों पे ऐसे यूज़ होते आ रहा है, रिजल्टिंग इन ग्रेटर कंट्रोल एंड कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट। जो कंट्रोल होता है मतलब रिजल्ट्स का, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा होता है, और कंसिस्टेंसी जो होती है प्रोडक्ट क्वालिटी की, वो भी मेंटेन रहती है रोबोटिक्स से। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ऑटोमेटेड इक्विपमेंट इंक्लूड हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन ऑटोमेशन। एन ऑटोमेशन सिस्टम कैन कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर टू डिज़ाइन, फैब्रिकेट एंड इंस्टॉल। ऑटोमेटेड जो मतलब इक्विपमेंट होता है, रोबोटिक्स होता है, वो मतलब बहुत ही हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो मतलब बेयर करता है, कि उसमें सबसे ज़्यादा मतलब जो है वो खर्चा होता है। और हायर लेवल ऑफ मेंटेनेंस नीडेड दैन विद अ मैन्युअली ऑपरेटेड मशीन। अगर हम मैन्युअली ऑपरेटेड मशीन को परचेस करते हैं तो उससे हायर लेवल ऑफ मेंटेनेंस नीड करता है। यानी कि रोबोटिक्स में जो है वो स्पेशल एक मतलब ध्यान रखना चाहिए कॉस्ट का, कि कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, और कॉस्ट बढ़ेगी ही, वही उसका डिसएडवांटेजेस है। जनरली लोअर डिग्री ऑफ flexibility in terms of the possible products as compared with a manual system. Even flexible automation is less flexible than humans, the most versatile machines of all. देखो उसमें क्या है कि जो मतलब फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है इज़ लेस फ्लेक्सिबल देन ह्यूमंस। हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि जो मतलब देखो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं होता कि सारे सारे फेजेस जो है सारे फेजेस जो है वो मतलब सेम नहीं होते हैं, वो मतलब आगे पीछे हो सकते हैं। तो उसी लिए जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से क्या होगा ऑटोमेशन में, कि अगर ह्यूमन होगा तो वो फ्लेक्सिबल है, कि वो एक टास्क ऐसे कर सकता है, दूसरा टास्क ऐसे कर सकता है, लेकिन रोबोटिक्स में ऐसा नहीं हो सकता। तो वो उसका एक डिसएडवांटेजेस है। ओके, तो उसके ऊपर से कंक्लूजन हमारा आता है कि रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इन कंस्ट्रक्शन फोकसिंग ऑन द न्यू रोबोट्स डेवलपमेंट एंड मशीन ऑटोमेशन। दिस एरिया ऑफ रोबोट डेवलपमेंट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग 90s। रोबोट डेवलपमेंट का एरिया जो है वो 90s में था, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। However, actual research and development in the RAC is more focused on the new emerging technologies and mainly based on software and IT technologies. तो ये जो एक्चुअल रिसर्च जो था वो मतलब IT टेक्नोलॉजीज था, उसमें सबसे ज़्यादा बेटर था। This is based on software integration, simulation and virtually reality environments, sensor based monitoring and tracking, part oriented construction etc. तो ये सारे आपके कंक्लूजन्स हैं, लेकिन आपको कंक्लूजन्स जो है वो एग्ज़ाम में लिखने नहीं होते हैं, तो उसमें मैंने फोकस ज़्यादा नहीं किया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन। थैंक यू।